हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। द्रव्यमान केंद्र। कल हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र के कुछ सूत्र निकाले थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। इसी द्रव्यमान केंद्र पर हम लोग एक समान क्षण का द्रव्यमान केंद्र कैलकुलेट करना है, उसकी गणना करनी है। जो हमारी क्षण है वो ए बी क्षण है, जिसका एक सिरा एक्स वाई जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है इसके इस मूल बिंदु पर है और दूसरा सिरा बी पर है। तो ए बी क्षण एक्स अक्ष के अनुदिश रखी गई है तथा सिरा ए मूल बिंदु ओ पर है। क्षण की लंबाई यल तथा द्रव्यमान यम है। ये क्षण है, इसकी लंबाई यल है और उसका द्रव्यमान यम है। क्षण का एक छोटा अवयव, एक छोटा अवयव सी डी इक्वल टू डी एक्स। सी डी अवयव लिया, सी डी जिसकी की लंबाई डी एक्स है। क्षण का एक छोटा अवयव सी डी इक्वल टू डी एक्स ओ से एक्स दूरी पर लिया। ये एक्स दूरी पर है ओ से, इसलिए ये जो छोटा अवयव dx है इसका द्रव्यमान कितना होगा। क्षण या dx लंबाई का द्रव्यमान dm कहिए। dm एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा यम अपान यल। यल लंबाई है इसकी और इसका द्रव्यमान यम है, तो dx लंबाई का द्रव्यमान dm बराबर हो जाएगा यम अपान यल इंटू dx। एकांक लंबाई का यम अपान यल इंटू dx, ये ds लंबाई का द्रव्यमान है dm। और इसकी जो दूरी है मूल बिंदु से वो है x। यहाँ से दूरी इसकी x है, यहाँ से, और इसीलिए सेंटर ऑफ मास, इसलिए O से सेंटर ऑफ मास XCM इक्वल टू इसलिए O से सेंटर ऑफ मास XCM इक्वल टू, क्योंकि x अक्ष पर ही होगा, ये हो गया, इसका समाकलन किया, ये हुआ x dm
अपान dm, और ये जो x है इसका समाकलन होना है 0 से लेकर l तक। इसकी लंबाई l है, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये l है, इसलिए इसका जो समाकलन होगा वो 0 से लेकर के और l तक होगा। ये आपका बराबर आएगा, x dm का मान रख दिया तो ये ऊपर आ जाएगा x m अपान l dx अपान m। dm का अगर हमने समाकलन किया तो पूरा द्रव्यमान, इस पूरी छड़ का द्रव्यमान m होगा। अब यहाँ पर ये बराबर आ गया आपका, ये m बटा l बाहर आ जाएगा, m बटा l, और नीचे भी m है। इसका समाकलन करेंगे, ये समाकलन यहाँ से होगा 0 से लेकर l तक, x का मान 0 से l तक जाएगा। ये 0 से लेकर l तक इसका समाकलन करेंगे, 0 से लेकर l तक। अभी छोटा सा हमने सेगमेंट लिया, अब हम पूरा का ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर l तक x dx, यह आ जाएगा 1 अपान l। इसका जब समाकलन करेंगे तो आएगा आपका ये x स्क्वायर बटा 2, 0 से लेकर l तक मान रखेंगे तो आएगा 1 अपान l। तो इसका आ गया, एक बार इसकी जगह l रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो इसका मान आएगा l स्क्वायर बटा 2 माइनस 0। इसलिए x सेंटर ऑफ मास का मान आया, एक l से एक l स्क्वायर कट जाएगा, यह आ गया l बाई 2। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इसके मध्य बिंदु पर आएगा, छड़ के मध्य बिंदु पर होगा। इसलिए द्रव्यमान केंद्र छड़ के मध्य बिंदु पर होगा, मध्य बिंदु पर होगा। l/2 का मतलब पूरी लंबाई के मध्य बिंदु पर, यहाँ पर कहीं होगा, यानी जो हमारी छड़ है उसके ठीक बीचों बीच में इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो ये तो होगा इसका द्रव्यमान केंद्र। अब मान लीजिए यदि किसी भी वस्तु पर या किसी भी निकाय पर बाह्य बल कार्य करता है तो उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित रहता है और वह बल भी वहीं पर कार्य करता है। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य करता है तो उसका द्रव्यमान
बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल किसी भी वस्तु पर कार्यरत है तो उसका द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार कार्य करता है कि उस बिंदु पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है और बाह्य बल उसी बिंदु पर कार्य करता है और बाह्य बल द्रव्यमान केंद्र पर ही कार्य करता है। किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m संपूर्ण द्रव्यमान इंटू m1 R1 m2 R2 mn Rn। या डी आर सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी इक्वल टू 1/m इक्वल टू m1 डी आर वन अपॉन डी टी m2 डी आर टू अपॉन डी टी mn drn अपॉन dt समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया। जानते हैं हम ये सेंटर ऑफ मास का वेग है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है ये m1 v1 m2 v2 mn vn अपॉन m। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो इतने के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास की में यदि बल न लगे तो त्वरण पैदा नहीं होगा, उसका वेग स्थिर रहेगा, तो इसका ये मान स्थिर रहेगा। पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने t के सापेक्ष अवकलन किया तो dv सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, dv सेंटर ऑफ मास अपॉन dt बराबर 1/m m1 dv1 अपॉन dt m2 dv2 अपॉन dt एंड सो ऑन mn dvn अपॉन dt। और हम जानते हैं कि ये बल है, ये पहले कण पर लगने वाला बल बाहर दूसरे पर तीसरे पर ये नहीं, ये हमारा टोटल बल है, एक्सटर्नल बल। इसलिए और ये है हमारा एक्सेलरेशन
इसलिए ए सेंटर ऑफ मास और यम को इधर गुणा कर दिया तो ये बराबर हो गया एफ एक्सटर्नल। ये बाह्य बल है, बाह्य बल। निकाय पर संपूर्ण बाह्य बल अगर कार्य करता है तो उसका द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार कार्य करता है कि उस बिंदु पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। द्रव्यमान केंद्र पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है और बाह्य बल उस द्रव्यमान केंद्र पर ही कार्य करता है। यहाँ पर ये जो बाह्य बल लग रहा है ये द्रव्यमान केंद्र में त्वरण पैदा करता है। ये द्रव्यमान केंद्र पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। तो यदि निकाय पर बाह्य बल कार्य करता है तो प्रत्येक कणों पर उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके द्रव्यमान केंद्र पर ही संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित हम मानते हैं और वहीं पर वो बाह्य बल भी कार्य करता है। और अगर ये बाह्य बल 0 हो जाए तो उसका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी 0 हो जाएगा, यानी त्वरण 0 हो जाएगा तो उसका वेग भी स्थिर रहेगा। जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है यदि उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता, उसमें त्वरण पैदा नहीं होता तो वेग उसका स्थिर रहेगा। इतना ही नहीं, किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र जिस मार्ग पर चलता है उसी मार्ग पर चलता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी पिंड को हम फेंक दें, अगर ये पिंड जा रहा है और यहाँ से होके आए तो उसका द्रव्यमान केंद्र इसी परवलयाकार मार्ग पर आएगा। अगर ये आकर के यहाँ टूट जाए, 2 भाग में ये टूट गया, यहाँ पहुँचने के बाद एक टुकड़ा इसका इधर हो गया और एक टुकड़ा इसका इधर हो गया, ये 2 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन इनका द्रव्यमान केंद्र इसी मार्ग पर जाएगा। जो द्रव्यमान केंद्र का मार्ग होगा यही होगा। यद्यपि इनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे, अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, लेकिन इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसी रास्ते पे होगा। तो इस तरह से जो द्रव्यमान केंद्र रहता है वो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र अगर बाह्य बल कार्य नहीं करता तो द्रव्यमान केंद्र का जो होता है उसका जो मार्ग है वो स्थिर रहता है और उसका वेग भी स्थिर रहता है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, ये आपका चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। इसका द्रव्यमान बहुत है इसकी तुलना में। परिणाम क्या आता है कि जो द्रव्यमान केंद्र है वो इसको मिलाने वाली रेखा पर होता है और यहाँ कहीं होता है, अर्थात ये द्रव्यमान केंद्र दोनों के बीच में और ये पृथ्वी के निकट यानी लगभग पृथ्वी के धरातल पर रहता है। और इसलिए द्रव्यमान केंद्र हमेशा यहीं रहेगा, इसी मार्ग पर रहेगा, यानी इसके धरातल पर ही रहेगा। और इसलिए कभी भी ये इससे आकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी कभी इनमें कोलिजन होने की, टक्कर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र अपने स्थान से हटेगा नहीं और द्रव्यमान केंद्र तो इन दोनों का इसके बीच में ही रहेगा। तो ये हो गया द्रव्यमान केंद्र से संबंधित थ्योरी। आइए कुछ इसके हम न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं, द्रव्यमान केंद्र के न्यूमेरिकल्स। पाँच किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1 मीटर त्रिज्या की एक वलय यानी रिंग के व्यास के सिरों पर 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम के कण रखे गए। वलय के केंद्र से निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। यह वलय है,
ये उसका केंद्र है, ये उसका व्यास है, पी क्यू व्यास है। पी पर 1 किलोग्राम और क्यू पर 2 किलोग्राम के कण रखे गए हैं। और जो हमारी वलय है, इस वलय के केंद्र पर यहां 5 किलोग्राम, क्योंकि वलय का द्रव्यमान 5 किलोग्राम का है, तो ये 5 किलोग्राम है। इसको हमने मान लिया m3, इसको माना m1 और इसको मान लिया m2। वलय के केंद्र से द्रव्यमान केंद्र निकालना है, वलय के केंद्र से, यानी इसको हमको अपना मूल बिंदु ले लेना है। वलय का केंद्र O है, वलय का केंद्र O है। O से द्रव्यमान केंद्र निकालना है। वलय से के केंद्र से ज्ञात करना है। देखिए यहां पर हमारा एक द्रव्यमान है जो यहां रखा हुआ है, यह है m1। m1 यह बराबर है 1 किलोग्राम, और चूंकि यहां से निकालना है इसलिए इसका यहां से दूरी ज्ञात होनी चाहिए। यहां से यहां तक की दूरी, 1 की दूरी इधर होगी और 1 की दूरी इधर होगी। इस तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेंगे, इस तरफ की दूरी को धनात्मक लेंगे, और इसका 1 मीटर है। ये दूरी 1 मीटर है और इसकी दूरी भी 1 मीटर है, वो इस दिशा में है। तो m1 बराबर 1 किलोग्राम और इसकी दूरी x1 बराबर -1 मीटर। इसी प्रकार m2 बराबर 2 किलोग्राम और उसकी दूरी x2 बराबर, ये भी 1 ही मीटर है, लेकिन ये प्लस है क्योंकि ये इस बिंदु से राइट साइड में है। इस तरफ की दूरी को धनात्मक, इस तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं हम, क्योंकि इसको हमने मूल बिंदु लिया है। और एक तीसरा है वलय का द्रव्यमान m3, यह है 5 किलोग्राम। यह वलय का द्रव्यमान है, वलय का द्रव्यमान 5 किलोग्राम, लेकिन ये उसी बिंदु पर केंद्रित है जहां पर वलय का केंद्र है, यानी जहां पर मूल बिंदु हमने माना है। इसलिए इसकी दूरी 0 हो जाएगी, वहीं से वहीं तक की दूरी 0। और इसलिए चूंकि सभी द्रव्यमान इसी व्यास पर हैं, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी पर होगा। तो इसको हम x दिशा में ही मान लेते हैं। इसलिए x सेंटर ऑफ मास बराबर m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपान m1 m2 और m3। m1 1 और x1 -1, m2 2 और ये +1, x2 1 और m3 5 और x3 0। नीचे आएगा 1 2 5। इसलिए इसका मान आया कितना? ये हो गया -1 और यह हो गया +2, ये हो गया 0। 5 2 7,
1.8 और इसलिए एक्स सेंटर ऑफ मास ये आ गया 2 - 1 = 1 1/8 मीटर। 1/8 मीटर का मतलब ये प्लस दिशा में है, तो O से 2 किलोग्राम की ओर यहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ यही है 1/8 मीटर। तो 1/8 मीटर O से 2 किलोग्राम की ओर, ये इसका हो गया कि कहाँ से किधर को ये काम करेगा, कितनी दूर पर इसका केंद्र होगा। आइए हम एक आधा और न्यूमेरिकल्स करते हैं। आर त्रिज्या की डिस्क से, आर त्रिज्या की डिस्क है, R/4 त्रिज्या का एक डिस्क काटकर अलग कर दी गई, तो शेष इतना बचेगा, ये नहीं रहेगा, खाली रहेगा। जो शेष बचा हुआ हिस्सा है उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा। यह बात तो सच है कि जो इतना हिस्सा निकल जाएगा तो द्रव्यमान केंद्र इसका यहाँ से हट के यहाँ हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भाग काटा ना जाए तो ये द्रव्यमान केंद्र इसके केंद्र O पर रहेगा। अब यहाँ पर इस पूरी जो वस्तु है, पूरी डिस्क है, इसका द्रव्यमान कितना होगा। डिस्क का द्रव्यमान, डिस्क का द्रव्यमान, अब डिस्क का द्रव्यमान अगर हम निकालते हैं तो डिस्क का द्रव्यमान मान लीजिए ये यम हुआ, तो यम बराबर हो जाएगा, ये सर्कुलर है, ये हुआ πr² और इंटू इसकी जो घनत्व है और इसका जो मोटाई है, घनत्व इंटू मोटाई, जहां d घनत्व तथा t मोटाई है। तो πr²d, ऐसा करिए π²t तो इसका आयतन हो गया, और जब d से गुणा कर दिया तो इसका घनत्व हो गया, πr²t_d। जो हिस्सा काट के निकाल दिया वो कितना होगा, कटे हुए भाग कटे हुए भाग का द्रव्यमान, इसको हम यम डैश मान लें, या छोटा है तो उसको स्मॉल यम मान लें। इसका हो जाएगा पाई, त्रिज्या इसका है r/4 और इसलिए स्क्वायर करेंगे तो आएगा πr²/16, t मोटाई वही है और d भी वही है। πr²td बराबर यम, πr²td की जगह हम रख दें तो ये वैल्यू आ जाती है m/16। तो ये जो यम है, पूरे का द्रव्यमान तो कैपिटल यम है और इस छोटे वाले का द्रव्यमान पूरे द्रव्यमान का 1/16 है। इसको निकालने के लिए इसी बिंदु से O के सापेक्ष हमको द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है, इसके सापेक्ष। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें दो स्थिति है। एक तो पहले जब ये पूरा का पूरा था, इसमें से काट के निकाला नहीं गया था, तो O पर द्रव्यमान यम था, O पर द्रव्यमान यम।
तो O पर द्रव्यमान बराबर यम काटने के पूर्व। जो काटने के पूर्व जो O है वहां पर द्रव्यमान यम है और यम के सापेक्ष ही हमको द्रव्यमान केंद्र निकालना है। और जो कटा वाला हिस्सा है, चूंकि ये भाग काट के निकाल देंगे तो निगेटिव हो जाएगा माइनस। ये द्रव्यमान यम बटा 16 ये कहाँ पर है? वो C पर है और C पर द्रव्यमान यानी ये है यम, जिसको हम कहते हैं माइनस यम बटा 16। माइनस यम बटा 16 इसलिए क्योंकि हमने इसको बाहर निकाला है। ये हम मान रहे हैं चूंकि द्रव्यमान यम बटा 16 काट कर निकाल दिया गया है, अतः इसे ऋणात्मक लिखते हैं। और इसलिए द्रव्यमान केंद्र कितना होगा? इसलिए द्रव्यमान केंद्र R या यक्स, चाहे यक्स लिखिए क्योंकि इसको एक्स अक्ष भी मान सकते हैं, इसको तो ये हो गया यक्स सेंटर ऑफ मास, ये बराबर हो जाएगा m1 r1। जब पूरा था कैपिटल यम था तो उसकी दूरी कितनी थी? यहीं से दूरी नापनी है, तो चूंकि यम तो यहीं पर था, जो कैपिटल यम था वो तो यहीं पर था और इसी बिंदु पर जो था वो माइनस यम बटा 16 था, तो इसकी दूरी तो 0 भी हुई। तो ये आपका हो गया कैपिटल यम इंटू 0 माइनस इसका द्रव्यमान आया माइनस यम बटा 16, लेकिन इसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r और r/4 निकाल दिया, तो इसकी दूरी हो जाएगी r माइनस r/4 अपान यम माइनस यम बटा 16। बस इसको ऐसा ही, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस यम बटा 16। r में से r/4 गए तो आ जाएगा 3r बटा 4। नीचे आएगा 16 में से यम गए तो आएगा 15 यम बटा 16। अब इसको इस बिंदु से द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा उसको हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं और आगे इसको जब हल करते हैं तो ये आएगा आपका, ऊपर आ गया माइनस यम बाई 16 यम बाई 16 3r/4 और ये नीचे वाला उलट जाएगा 16 अपान 15 यम। ये 16 से 16 कट जाएगा और इस यम से ये यम कट जाएगा, 3 से ये 15 कटेगा और इसलिए एक्स सेंटर ऑफ मास का मान आया माइनस
r/20 माइनस r/20। ध्यान रखें, माइनस r/20, माइनस इधर की दूरी माइनस है, इधर की दूरी प्लस है, इधर की दूरी प्लस है और इधर की दूरी माइनस है, इसलिए यहाँ से यहाँ पर कहीं होगा इसका द्रव्यमान केंद्र। यही है इसका सेंटर ऑफ मास, ये होगा। इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी बराबर हो जाएगी r/20। माइनस इसलिए क्योंकि ये पीछे की ओर है, इसलिए ये दूरी माइनस होगी। अब आइए एक और करते हैं। चार किलोग्राम एवं 2 किलोग्राम के दो कण क्रमशः 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकंड तथा माइनस 4i कैप प्लस 14j माइनस 3k कैप मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर जो निकाय बनाते हैं उसका द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है और फिर उस वस्तु जो निकाय बना उसका संवेग निकालना है। तो सबसे पहले तो द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है। द्रव्यमान केंद्र का वेग v सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 अपान m1 प्लस m2। हम मान रखते हैं, ये बराबर आया m1 4 और v1 2i कैप 7j कैप 3k कैप 2 माइनस 4i कैप प्लस 14j कैप माइनस 3k कैप अपान m1 प्लस m2। एट आई कैप 28 जे कैप 12 के कैप प्लस माइनस माइनस 8 आई कैप 28 जे कैप प्लस और माइनस 6k कैप 6, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और 12 में से 6 गए, 6 बचे, 6k अपान 6 1k मीटर पर सेकंड। यही है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। फिर पूछा है कि संवेग कितना होगा। सेंटर ऑफ मास का संवेग द्रव्यमान केंद्र का संवेग P बराबर m v सेंटर ऑफ मास। m है 4 2 6 और v सेंटर ऑफ मास है 1 k इज इक्वल टू 6
के मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग है ना। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। आइए हम और देखते हैं। इस चित्र में निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालो। एक निकाय है, यानी एक त्रिभुज के कोनों पर द्रव्यमान रखे हुए हैं। ए, बी और सी ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भुजा 6 सेंटीमीटर है। हम इसको ए बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं, क्योंकि ये बताया नहीं गया। हम कहीं के सापेक्ष निकाल लें, लेकिन द्रव्यमान केंद्र तो वही आएगा। हम ए के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र को निकालते हैं। तो ए के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र, हमको ए के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। जब ए के सापेक्ष ज्ञात करना है तो ये हमारा जो ए बिंदु होगा ये 0 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इधर है ये x, इधर है ये y। तो ये दिशा हमारी x है और ये दिशा हमारी y है। तो हम देखते हैं इनके निर्देशांक कितने होंगे। इसके निर्देशांक, ए के निर्देशांक तो हो जाएंगे 0, 0, इसलिए ए इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 0, यानी इसका x भी 0 और इसका y भी 0, जिसको हम कह सकते हैं कि x1 या y1, यानी x1 y1 ये बराबर आया x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। हमने ए बिंदु का माना। उसके बाद आइए बी बिंदु देखते हैं। बी बिंदु अगर लें तो बी बिंदु चूंकि समद्विबाहु है इसलिए इस पर होगा। तो इसका जो x दूरी है, x दूरी ये 6 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये है 3। तो बी बिंदु के लिए जो x2 होगा, x2 वो बराबर हुआ 3। लेकिन अब हमको y2 भी ज्ञात करना है और y2 है ये दूरी, यानी इस बिंदु की जो दूरी आएगी वो आ जाएगी 3 इंटू y2। हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी। ध्यान रखें, ये यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। तो 5 पचा 25 और 3 त्रिका 9, 25 में से 9 गए 16 और इसलिए ये दूरी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये दूरी आ गई 4। तो इसका निर्देशांक आ गया 4। 5 पचा 25 और 3 त्रिका 9, ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब आ जाएगा 4। राइट। अब इसके बाद हम आते हैं सी पर। तो जो तीसरा बिंदु हमारा आता है वो आता है सी। सी का यहाँ से यहाँ तक x इसका आता है 6, तो x3 ये है 6 और y3 इसका है 0, क्योंकि y इसमें नहीं है, ये तो x अक्ष पर ही है। तो यहाँ भी x अक्ष पर 0 है, y अक्ष 0 है और यहाँ भी y अक्ष 0 है। बस अब हम निकाल लेते हैं। इसलिए x सेंटर ऑफ मास, इसलिए x सेंटर ऑफ मास ये बराबर m1 x1 m2 x2 m3 x3
अपान सिग्मा यम यानी m1 m2 m3 रख दिया मान। m1 5, x1 0, m2 2, x2 3 ये 3 और x3 ये है 3 और x3 इज 6। यह आ जाएगा m1 5 2 और 3, तो यह है हमारा, ये 0 हो गया। 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 5 5 10 0। 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18/10, यानी ये x सेंटर ऑफ मास का मान आ गया 18 6 24 बटा 10 यानी 2.4। तो ये आ गया x सेंटर ऑफ मास। अब इसी प्रकार y सेंटर ऑफ मास यानी x सेंटर ऑफ मास आया 2.4, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ कहीं होगा, इस लाइन में कितना ऊंचा होगा ये निकालना है। m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपान m1 m2 m3। m1 5 इंटू 0, यहाँ भी 0 होगा। m2 2, लेकिन ये 4 होगा y, और यहाँ 3, लेकिन y यहाँ है नहीं, 0 है, और नीचे आ जाएगा 10। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी y 0 है, इसका भी y 0 है, केवल एक के पास y है। 4 दूनी 8 बाई 10। इसलिए y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0.8। इसका मतलब 2.4 यानी यहाँ से यहाँ और 2.8 यानी यहाँ कहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अब चाहे इसको केंद्र मान के निकालोगे तो भी यही आएगा, रीडिंग खाली बदल जाएगी, दूरियां बदल जाएंगी, इधर से लेके दूर से दूसरी हो जाएगी। चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, किसी से भी हम द्रव्यमान केंद्र निकाल सकते हैं। मान तो वही, स्थान वही आएगा, लेकिन जो रीडिंग होगी मान हो जाएगी। इसलिए हमारा जो द्रव्यमान केंद्र का आया वो आ गया x सेंटर ऑफ मास 2.4 इंटू 0.8। तो बस तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।